नरेशन में अराउंड 22 लोग थे मेरे साथ। और सिर्फ मैं स्क्रीन इन हुआ था अपने ग्रुप में। ओके। सब स्क्रीन आउट हो गए थे, पुलिस वाले आ गए थे सेंटर में। अच्छा। और वो ढूंढ रहे गौरव सिंह नाम का लड़का कौन है। तो एंजाइटी कैसे मैनेज करी? सर वो एंजाइटी जो थी वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो गई। थोड़ा तो मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, मम्मी थी मेरे साथ, तो उन्होंने समझाया मुझे कि कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है। बट उसके अलावा ना ये जो एग्जाम था मेन, मेरे को एग्जाम जैसा लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट करे हुए थे। हाल है आपके, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फतेह सीरीज के इस नेक्स्ट एपिसोड में। आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आज गौरव मेरे स्टूडियो ही आ गया है, तो मैं कहा चलो ठीक है कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। तो एक्चुअली गौरव है कानपुर से, लेकिन अभी दिल्ली में था, तो मैं कहा चलो ठीक है स्टूडियो में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो और भाई क्या हाल है? सर सब बढ़िया है सर, आप बताइए। बस बढ़िया है। तो आपको बैकग्राउंड से पता लग रहा होगा स्टूडियो में लगा रखे है, तो भाई नेवी के लिए रिकमेंड हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं गौरव के, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ओवरऑल कैसे क्या प्रोसेस रहा है। बहुत लोगों के लिए ये मोटिवेशन है। जो ग्रुप है पूरा ना, जो अपना, कितने बच्चे रिकमेंड हुए थे तुम्हारे उसमें? SSB में हमारे सर 17 हुए थे। तो देख लो 17 बच्चे रिकमेंड हुए थे, तो अपने आप में मेरे हिसाब से रिकॉर्ड है वो। हाँ सर, है ना? नेवी का रिकॉर्ड है। नेवी का रिकॉर्ड है। तो देखो सारी बातें हम करेंगे। तो पहले थोड़ा सा ये बताओ, रिटर्न के टाइम पे जो मुझे स्टोरी पता है इसकी, रिटर्न के टाइम पे थोड़े से पंगे हो गए थे। हाँ तो क्या पंगे हुए थे पहले बताओ। अच्छा, तो सर ये बात है NDA का जिस दिन रिटर्न एग्जाम था, उस दिन सुबह सुबह मैं घर से निकला था। तो सुबह जब मैंने मतलब मेट्रो लेने का सोचा था, बट फिर उस दिन मेट्रो बहुत लेट स्टार्ट हो रही थी, तो मैं और मेरी मम्मी थे साथ में। हमने सोचा चलो ऑटो रिक्शा कर लेते हैं। तो मैं तो आपके करंट अफेयर्स पढ़ रहा था उस वक्त। अच्छा। तो मैंने बैग मम्मी को दे रखा था पीछे। तो मम्मी को लगा कि मैं लेके आ जाऊंगा जब हम उतरेंगे, और मुझे लगा मम्मी लेके आ जाएंगी। तो बैग हमारा ऑटो में ही रह गया। सेंटर पहुंच गए। हाँ, और ऑटो वाला चला गया। तो मेरा एडमिट कार्ड, सब फोटोज, आधार कार्ड, मतलब ये सब रह गया उसमें। बस मेरा फ़ोन था और मेरा पेन था साथ में। तो बहुत मुश्किल से फिर जाके कहीं से प्रिंट आउट करवाया एडमिट कार्ड। कोई दुकान भी नहीं मिल रही थी, सर्दी का वक्त था। 10 बजे पेपर होता है, पौने 10 बजे आपको एंट्री करनी होती है। ऑटो वाले को ढूंढा नहीं फिर? सर बहुत ढूंढा था, बहुत ढूंढा। उसके पीछे हम गए भी थे ऑटो रिक्शा एक लेके। तो उस दौरान पे वो एक रेड लाइट पे भी रुका था। फिर रेड लाइट वाला बोल रहा था भैया रुक जाऊं क्या? मैंने बोला नहीं भाई तू तोड़ दे रेड लाइट, चालान मैं भर दूंगा। बट फिर वो मिला नहीं। काफ़ी ढूंढा, 15-20 मिनट हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो सेंटर में ही चले जाते हैं, एग्ज़ाम दे के आए जैसा भी होगा। तो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उस दौरान भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि पुलिस वाले आ गए थे सेंटर में। अच्छा। और वो ढूंढ रहे गौरव सिंह नाम का लड़का कौन है। तो नहीं, उनको ना एक्चुअली वो ऑटो ड्राइवर ने दे दिया था बैग पुलिस वाले को। हाँ, पुलिस वाले को दे दिया था। अच्छा। तो वो लोग सोचे कि बेचारे किसी का एग्जाम मिस ना हो जाए ये सब, तो उन्होंने आके मुझे दे दिया, मतलब चेक करा कि पहुंच गया कि नहीं ये सब। अच्छा। अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर सेंटर पे सोचे कि दिल्ली पुलिस बहुत तेज है, सीधा चालान लेने सेंटर तक आ गए। हाँ। तो ये हुआ था फिर बाद में। बट ये तो मेरे को पता है ना कि बट वहाँ के सारे सेंटर में सब लोग को लग रहा है कि कोई तो गौरव सिंह नाम का है जो बहुत बड़े लेवल की चीटिंग कर रहा है। पुलिस आ गई। हाँ, पुलिस आ गई सेंटर में। और फिर इसलिए मेरे को बुलाया भी था वहाँ के प्रिंसिपल से मिलने के लिए। एक बार मैथ्स का एग्जाम खत्म हो तो फिर जाके मिलो। तो मैं जाके मिला था, ये सब हुआ, फिर समझाया उनको भी लग रहा था मैं चीटिंग कर रहा हूँ ये सब। तो उस दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। बट चलो ये हुआ जो हुआ, बट अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। मुझे क्या पूछना है कि जब इतना देखो एग्जाम से पहले ना बच्चा वैसे ही डर जाता है। मतलब ये परीक्षित का मैं ले रहा था, परीक्षित तो तुम्हारे उसी का रिकमेंड है ना। तो परीक्षित बोल रहा था कि सर मैं ना बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, एंग्जाइटी आ गई थी। तो ये तो लेवल ही अलग हो गया एंग्जाइटी का। हाँ सर। फिर पेपर कैसे मैनेज करो? यही वाला पेपर है जो फाइनली क्लियर हुआ है? हाँ जी सर। तो कैसे मैनेज की, वो एंग्जाइटी कैसे मैनेज करी? सर वो एंग्जाइटी जो थी वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो गई। थोड़ा तो मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, मम्मी थी मेरे साथ, तो उन्होंने समझाया मुझे कि कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है। बट उसके अलावा ना ये जो एग्ज़ाम था मेन, मेरे को एग्ज़ाम जैसा लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट करे हुए थे इससे पहले। अच्छा। तो वो फ्लो बना रहा, तो मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। भले ही मेरे को थोड़ा सा टेंशन था माइंड में, बट वो टेंशन भी अच्छा हो गया कि मतलब हुआ ऐसा चीज़, क्योंकि उस दिन थोड़ा मैथ्स का पेपर हाई लेवल का आ गया था। तो मुझे लगा कि पेपर तो आसान है, बट मेरे मन में टेंशन है, इस वजह से मेरे से हो नहीं रहा क्वेश्चन। तो इन अ वे हेल्प कर दिया मुझे। बट मेन चीज़ मैं बोलूँगा मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट दिए हुए थे, तो वो एक फ़्लो बना हुआ था।
भाई ये काफी अच्छा इनपुट है। देख लो, मत देखो, ऐसी एडवर्स सिचुएशन कभी भी आ सकती है, ये पता थोड़ी ना था। अब 6 महीने से आप लगे हुए हो, इनफैक्ट इसका तो सेकंड अटेम्प्ट था, उससे पहले तैयारी कर रहा है, और लास्ट मोमेंट पे आके पता ये लगे कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब बंदा वहीं पे हार मान जाता है। लेकिन उसके बाद अपने आप को संभालना है, कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, और अल्टीमेटली आपको वापस से, मतलब वही ना, शेर एक कदम पीछे ले रहा है तो छलांग मारेगा, तो वो वाला सिनेरियो हो जाता है। तो और ये बहुत अच्छा इनपुट है कि मॉक टेस्ट दो। अगर आपने मॉक टेस्ट दे रखे हैं तो आपको एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल करना आता है। अगर नहीं आप एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल कर सकते तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, फिर तो मामला खराब है सारा, राइट? हाँ सर। चलो तो ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो भाई इसने काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दी एग्जामिनेशन की। अब पेपर की तैयारी में इन जनरल कहाँ से क्या किया था? हाँ तो सर, जैसे कि ये मेरा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था। हाँ। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि ये मेरा सेकंड लास्ट है, तो मैं अच्छा। ऐसे ही मतलब सोच रहा था। कभी नहीं पता था सेकंड लास्ट है सर? एक्चुअली ना ये सबको पता होता है कि एनडीए का एग्जाम आप 16.5 से 19.5 की एज में दे सकते हो। तो मुझे हाँ ठीक, समझ गया मैं। बट पेपर से 18.5 तक दे सकते हैं ना। तो ये इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है भाई, किसी ने देखी हो तो अभी, कि जो 19.5 है वो एकेडमी पहुंचने तक का टाइम होता है, वो आपका एग्जामिनेशन देने का टाइम तो एक्चुअली 18.5 ही होता है। तो वो चलो सरप्राइजिंग नहीं, तुम्हें पता लगा एकदम से वो। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो सीरियस होना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट बचे हुए हैं मेरे पास। तो मैंने स्टार्ट किया, पहले यूट्यूब से स्टार्ट किया, देखूं तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, ये सब। फिर करा तो आपके वीडियो से पता चला, फिर आपकी स्पेशल क्लासेस अटेंड की मैंने। फिर मुझे लगा कि यार अच्छा है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और फीस ज़्यादा है नहीं, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। अच्छा लग रहा था मुझे, सब कंटेंट समझ आ रहा था और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में सब पढ़ रहे थे हम। ये तो है। तो वो मैंने फिर वहाँ से अनअकैडमी का ये सब्सक्रिप्शन लिया और पढ़ते रहता था मैं। और मेरा मतलब पढ़ने का जो वो था तरीका, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट था, सबका अलग टाइप होता है। जैसे मैं जनरली जो वीडियोस देखता था वो रिकॉर्डेड देख लेता था और 2x पे देखता था। बट मैं वो वीडियो एक बार देखता था, फिर दूसरी बार मैं नोट्स बनाता था और तीसरी बार स्किप करके देखता था। तो बेसिकली 3 बार मैं देख लेता था एक वीडियो को। तो वो बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में बस जाती थी चीज़ें। फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें पढ़नी होती है, क्या छोड़नी होती है। कुछ चीज़ें आप पढ़ लोगे फिर पता चलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली थी मैंने, तो उतना समझ आया कि उसके कभी क्वेश्चन आते भी है, कभी नहीं आते हैं। तो हाँ, तो फिर मेरे को फिर पता चला धीरे धीरे, जब आप ऐसे ही पढ़ते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही है, गांधीयन एरा से आएगा, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पढ़ना स्टार्ट किया। आपकी वीडियोस देखी अच्छे से, और जिस तरीके से आप पढ़ाते थे वो पूरा एक कहानी के फॉर्म में, वो एकदम याद आ जाता था, अच्छे से याद हो जाता था। तो वो मेन अच्छा था। फिर पॉलिटी का भी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। मेन चीज़ें जो मेरे को लगी थी, रिट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब अमेंडमेंट्स जो भी थे वो सब मैंने पढ़ लिया था आपसे। सब मेन चीज़ें पढ़ी, मतलब मैंने बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं पढ़ी, बट आपने जो चीज़ बोली थी मैंने वो फॉलो की। आपने बोला था कि हर चीज़ एकदम डेप्थ में मत पढ़ो, बट सब चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लो ताकि कोई भी इजी क्वेश्चन ना छूटना है। तो वही मैंने किया था। बट मेरा जो मेन इशू था वो था मैथ्स का, क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा वीक स्टूडेंट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने मैथ्स की मेजॉरिटी टाइम प्रैक्टिस की। मैं खाते वक्त वीडियोस देखता था, आपकी वीडियोस देख लेता था, फिर रात में छत में चले जाता था तब देखता था, या तो फिर शाम को खेलने की जगह मैं यही देख लेता था। मतलब मेजॉरिटी टाइम मैं मैथ्स को देता था, बट फिर जितना टाइम बचता था ऐसा नहीं कि मैं देता ही नहीं था। जेटी को भी मैंने 2-3-4 घंटे कभी कभार दे देता था, मतलब 3 घंटे तो हो जाते थे। लेकिन मतलब मैथ्स हमारे वीक था, तुमने मैथ्स मैंने मैथ्स ही किया, फोकस करा ज़्यादा मैथ्स में। तो मतलब पूरा स्टार्टिंग से ही करना पड़ा मुझे, पूरा 10th लेवल के कुछ फॉर्मूला से करना पड़ा। फिर 11th का पूरा पढ़ना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह कुछ नहीं आता था, 3D ज्योमेट्री 2D OD कुछ नहीं अच्छे से आता था, तो सब पढ़ा। पहले बेसिक्स किए, फिर जब बेसिक्स हो गए तो थोड़े क्वेश्चंस किए, फिर क्वेश्चंस हो गए तो फिर अब उन क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखी। मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करा बिल्कुल मैथ्स में। अच्छा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अपनी ना थोड़ा सा इधर हो जाओ, अपनी ना ये देखा करो, कमी देखो भाई। जो तुम्हारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है आप उस पर ज़्यादा काम करो, ऑब्वियस सी बात है। और जो है थोड़ा सा ठीक ठाक, तो उसको फिर ठीक ठाक लेवल पे एवरेज ही प्रिपेयर करो भाई। कि मैथ्स सीखती तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस भी करो। चलो ये भी एक अच्छी बात सीख ली कि अपने मतलब ये पॉइंट्स बनाते रहो इन चीज़ों के, कि भाई आपको जो वीक है उनको सब्जेक्ट को देखना है, उस पर मेहनत अलग तरीके से करनी है, जो स्ट्रॉन्ग है उस पर ये करना है, मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये सब अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जो गौरव की स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली आप फॉलो कर लोगे, भाई आपकी अपनी होगी, ठीक है, लेकिन वो आप अपनी खुद बनाओगे थोड़ा सा एनालाइज करके देख के,
ठीक है, ठीक बात है। तो और एक और ये वाली बात बहुत अच्छी बताई इसने, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ो, मतलब सब कुछ डेप्थ में पढ़ो, लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो ताकि कोई इजी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो वो उसने पॉलिटी के साथ करा, हिस्ट्री के साथ करा, नाइस। और एसएसबी में क्या सीन? एसएसबी में तो पहले तो मैंने ये सोच रखा था कि पहले मैं रिटन पे फोकस करूंगा, फिर बाद में एसएसबी पे। मतलब मैंने रिटन का इतना अच्छे से फोकस किया था कि रात में सपने भी रिटन के ही आते थे। आपके सपने में भी गांधी जी की और ये सब चल रहा है, कहानियां चल रही है, या तो आप मोदी जी की मिमिक्री कर रहे हो, वैसे सपने आ रहे थे मेरे को। फिर जब ये रिटन हो गया तब मेरे को समझ आ गया था कि मेरा क्लियर हो सकता है। और टीएस की भी एसएसबी आ गई थी। तो उस वक्त मैंने थोड़ा बुक्स वगैरह निकाली, जो मतलब है मार्केट में बुक्स मिल जाती हैं, तो वो सब बुक्स निकाली, थोड़ा रीड किया। पहले मुझे पता नहीं था जीटीओ में क्या क्या एग्जैक्टली होता है, पीजीटी, एफजीटी, ये सब क्या होता है। तो वो सब का रिसर्च किया, फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखी, फिर जाके एक बार कोचिंग मैंने सोचा कि ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब आपके हाथ में एक अच्छा अटेम्प्ट है तो क्यों गंवाना। तो मैंने सोचा कि कोचिंग ले लेता हूँ, तो मैंने कोचिंग ली। फिर मेन जो इशू आ रहा था मुझे मतलब एसएसबी में, वो मुझे साइकोलॉजी टेस्ट लगता था। अच्छा। क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मैं जो चीज़ें लिखूंगा उससे वो क्या समझ लेंगे। मुझे यही समझ नहीं आता था, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा, प्रैक्टिस की मैंने, स्टोरीज वगैरह राइटिंग की, समझा कि क्या करना नहीं होता है, क्या करना होता है। और थोड़ी बहुत टीएटी मतलब जो वो पिक्चर्स आती हैं, फिर उसकी स्टोरी लिखना, वो लिखा। WAT के थोड़े सेट्स किए। फिर अपने ऊपर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मैंने किया। मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि ये चीज़ आपके एसएसबी इंटरव्यू में, जब पर्सनल इंटरव्यू होगा तब भी वो एकदम लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है उसके भी एकदम लास्ट में पूछा जाता है, ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है हमारा। और ये जो होता है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप चीज़ें बोल रहे हो कि मैं बहुत डिटर्मिनेशन वाला इंसान हूँ, बहुत हाई डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्किंग हूँ, बट अगर वो साइकोलॉजी टेस्ट में और आपके इंटरव्यूअर को लग ही नहीं रहा, आप बस बोलने के लिए बोल रहे हो, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो आप बोल रहे हो एकदम सच बोलो, जो ऑनेस्टली आपकी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, सब बता देना चाहिए। तो वो मैंने ध्यान से सोचा। स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि मेरी तो कोई वीकनेस ही नहीं है। फिर धीरे धीरे किया, जब आप अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करते हो फिर पता चलता है अरे मेरे में तो ये भी वीकनेस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो फिर उसको ढंग से फ्रेम किया, फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, ऐसे ही किया। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया सब कुछ मैंने, एसएसबी का भी। बट फिर मैं जब जनवरी में गया था तब टीएस एसएसबी थी। तो टीएस में तो वैसे ही बहुत बच्चे आते हैं। मेरे फर्स्ट एसएसबी थी, पहली बहुत डर लग रहा था, और ऊपर से सेंटर में आ गए कुछ 350 लोग ऐसे कुछ आ गए थे। 366 की ऐसे कुछ रिपोर्टिंग थी। अच्छा। और स्क्रीनिंग हुई, तो स्क्रीनिंग में OIR काफ़ी ईजी आया था। OIR हो गया था मेरे से, मतलब मैंने प्रैक्टिस की थी एक्चुअली, थोड़ा बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, तो उनसे कर लेना चाहिए। मैंने किया था, OIR हो गया। फिर जो स्टोरी आई वो स्टोरी बहुत डिफरेंट थी। मतलब लोग बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आती है, ये वो ब्लैक एंड वाइट नहीं थी, वो येलो कलर की पिक्चर आई थी मेरे में, अलग ही थी। वो समझ ही नहीं आ रहा उसमें हो क्या रहा है। उसमें कुछ जो लोग जला रहे थे, कुछ ऐसे कुछ। पहले लोगों के दिमाग में मैंने बाद में पूछा तुमने क्या स्टोरी लिखी, तो बहुत नेगेटिव स्टोरी लिख रहे थे कि वहाँ पर कुछ दंगे वगैरह चल रहे हैं और लोग जला रहे हैं ये सब। बट मेरे दिमाग में बहुत सिंपल स्टोरी आई थी कि मैंने कैंप फायर, ये सब बॉन फायर, ये सब से रिलेट कर दिया, पॉजिटिविटी निकाली उसमें। हाँ, सिंपल पॉजिटिव स्टोरी लिख दी थी बस। और मैंने नरेट अच्छे से कर दिया था। मेरा ग्रुप था नरेशन में, अराउंड 22 लोग थे मेरे साथ। और सिर्फ मैं स्क्रीन इन हुआ था अपने ग्रुप में। सब स्क्रीन आउट हो गए थे। हमारे में 28 लोग को स्क्रीन इन किया था 360 में से। टीएस का इतना ही हिसाब रहता है। तो ऐसा हो गया था, स्क्रीन इन हो गया। और इलाहाबाद बोर्ड था, तो उससे रिलेटेड बहुत सुना भी है। तो उसमें जब स्क्रीन इन हो गए तो ही बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी। फिर जब मैं अंदर आया स्क्रीन इन होने के बाद, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मतलब मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ। मतलब जो कि मैं कोचिंग में गया था ना, जो दिल्ली में एक कोचिंग है, तो वहाँ पर मैं ऑनेस्टली सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस बैच में। और किसी से भी आप पूछते कि कौन रिकमेंड हो सकता है, तो सब बोलते कि गौरव सिंह होगा। बट फिर मैं अंदर गया, मुझे रियलाइज़ हुआ यार सब अच्छे हैं, सबको जो मुझे पता है सबको पता है, मुझसे इनफैक्ट ज़्यादा पता है। अगर मैं स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल प्लेयर हूँ तो वो नेशनल लेवल प्लेयर है। मैं स्पोर्ट्स कैप्टन हूँ, स्कूल के हेड बॉय हैं। बहुत अच्छे थे वो लोग। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि इतने से कुछ नहीं होने वाला। और छोटी मोटी मैंने गलतियाँ कर दी थी, और मतलब बहुत बड़ी हाइप बन गई थी एसएसबी की मेरे दिमाग में कि कुछ अलग टाइप के ही लोग सेलेक्ट होते हैं, ये सब वो सब। तो उस वजह से
इंटरव्यू में जो नहीं करना होता मैंने वही कर दिया। पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा झूठ वूठ बोल दिया। अब एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलोगे। हाँ, तो वो फंसते गया, मैं फंसते गया। तो कहीं ना कहीं उनको आइडिया हो गया था। और साइकोलॉजी टेस्ट में भी मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी थी कि जो SRTs होती है आपकी, उसमें SRT को ना हमेशा एक लाइन में लिखना होता है, 1 2 3, बीच में कोई छोड़ना नहीं होता। बट मैंने सुना था कि ज़्यादा से ज़्यादा SRT करो, तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की तरह कर दिया। एक यहाँ से किया, फिर 5वां क्वेश्चन कर दिया, फिर ये कर दिया। जो दिख रहा था छोटा सा सिचुएशन दिख रही है, मैं उसको कर देता था। अच्छा, मतलब वो सीरियल ऑर्डर में नहीं हाँ, सीरियल ऑर्डर में करना ज़रूरी है। मतलब कम करो। हाँ, कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सीरियल ऑर्डर में करो। मैंने सोचा कि नंबर मैटर करता है, तो मैं ज़्यादा कर देता हूँ। तो वो उधर पे मामला ख़राब हो गया था, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है ना कि आप कोई सिचुएशन से भागते नहीं हो। वरना उनको ऐसा लगता है इसने 2-3 की, फिर ये छोड़ दी, ये शायद ये सिचुएशन फेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए फिर छोड़ना नहीं होता। काफ़ी ये पॉजिटिव इनपुट है। देखो मतलब ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा ऐसी। नाइस। मतलब ये तुमने खुद ही इंट्रोस्पेक्ट किया बाद में, या मतलब उसी टाइम पे क्या? नहीं, ये चीज़ ना एक्चुअली मुझे पता नहीं चली कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। और मेरा एक्चुअली मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी ऐसे ही फालतू सा लिख दिया था कि आपको अपने मतलब किस टाइप का इंसान आपको बनना है। तो मैं बस लिख किया था आई वांट टू बी आर्मी ऑफिसर, बस। क्योंकि वो आर्मी केसेस भी थी, तो मैंने आर्मी ऑफिसर लिख दिया, बस, कुछ नहीं लिखा। फिर मतलब मैंने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वहाँ पर भी हमारे साथ ही रुके हुए थे, तो मैंने उनसे बातचीत की कि तुमने कितनी SRT ये सब की, तो उन्होंने बोला 30 की थी। और जिस बंदे ने वो 30 की है वो ऑल इंडिया रैंक 6 है। हाँ, तो उसने मतलब मुझे बताया, कुछ चीज़ें बताई, बट फिर जो गलती हुई थी वो हो गई थी। अब साइकोलॉजी में मेरे को डाउटफुल डाल दिया होगा उन्होंने। फिर मेरे हिसाब से मेरी TAT स्टोरीज भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसमें उधर पे भी ख़राब हो गया। प्लस इंटरव्यू मेरा ख़राब हो ही चुका है। तो खुद ही पता लग गया था कि मतलब गड़बड़ हो गई। अब ये तो मैंने इंट्रोस्पेक्ट करना कब स्टार्ट किया, जब मैं एक्चुअली ट्रेन में बैठा हुआ था। तो ट्रेन में बैठे बैठे मैंने इंस्टाग्राम खोला और एक रील देख ली थी। तो रील में कुछ आर्मी से रिलेटेड ही था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये, कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई। अब मेरी TSBA चली गई, NDA आने वाली है, कुछ भरोसा नहीं अब क्या होगा। मेरे को डाउट होने लग गया था मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ है कि नहीं है। बट फिर भी एक मन में रखा था कि यार आसपास के लोग भी बोलते थे काफ़ी कि तुझ में दम है, ये है। और GTO जिन्होंने मेरे साथ किया था अभी इलाहाबाद में, वो भी मुझे बोल रहे थे कि यार तू रेकमेंड हो सकता है। हमको डाउट हो गया कि तू क्यों नहीं हुआ। मुझे समझ आ गया था कि साइकोलॉजी और इंटरव्यू में है। हाँ, मेरा बहुत अच्छा था। तो बट हाँ, GTO में भी मैं 1-2 जगह इम्प्रूव करा, मतलब मैंने सीख लिया। जैसे मैं बता देता हूँ, कमांड टास्क में जो हुआ था फर्स्ट SSB में, मुझे लगा मुझे कमांडर बनाया तो मुझे काम करवाना है। बट फिर वो गलत चीज़ है। आपको बॉस नहीं बनना होता वहाँ पर कमांड टास्क में। बॉस काम करवाते हैं, आपको लीडर बनना है। लीडर खुद से करता है और हेल्प लेता है। हाँ, लीड बाय एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो करना होता है। तो पिछले बार शायद ये भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन की और नेक्स्ट SSB में कुछ रिपीट नहीं किया वो सब गलतियों को। नाइस, वेरी नाइस। तो अगर आप समझ जाओ तो अच्छी बात है, आप अगले बार में रिकमेंड हो जाओगे। वरना फिर आपका ना वो रिकमेंडेशन वाला खिंचता ही जाएगा। 9-10 अटेम्प्ट लग जाते हैं, फिर जाके रिकमेंड होते हैं, जब आपको रियल में समझ आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बार रिजेक्शन हुआ, लेकिन उसको मतलब फेस करा कि भाई कहाँ पे कमी रही है, व्हाई आई गॉट रिजेक्टेड। भाई ने काम करा और मतलब कितनी जबरदस्त इंट्रोस्पेक्शन है। कोई दूसरा तो बहुत इजीली बता सकता है, बट खुद अगर आप इतनी इस बारीकी तक जा रहे हो, दैट मीन्स मतलब हाँ, सच में एफर्ट डालें उस चीज़ में। यही रिजल्ट है कि रिकमेंड भी हो गया सेकंड टाइम। हाँ सर। और नेवी में तो फिर रिकॉर्ड ही बन गया तुम्हारा, है परीक्षित तुम्हारे बैच का ही है ना उसमें। मेरे GTO ग्रुप में भी था वो। साथ में ही हम कर रहे थे वो ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल। परीक्षित का भी बहुत अच्छा था। मतलब परीक्षित का जो बोलते हैं ना कि बी योरसेल्फ वाला, वो एक्चुअली वो एग्जांपल है उसका। वो इंटरव्यू में ऐसी ऐसी चीजें बोल के आया था, मैं भी हैरान हो गया था। बताया उसने, उसका वो भी आ चुका है फतेह पे, उसने बताया क्या क्या बोल के आ गया था। वो गुजराती है, मनी माइंडेड होते हैं, सब बोल के आया था वो। मैं भी हैरान हो गया इतना क्या। बट हाँ, वो ऑनेस्ट था तो हो गया। ये एक गौरव के जो 1-2 और हैं, और कौन कौन थे तुम्हारे उसमें? अपने हिमांशु था अपने। हिमांशु अब मेरे बाद वाले बैच में आया था। बट मैंने उससे बातचीत की थी थोड़ा शाम को, और मैंने बोला था भाई तू रिकमेंड हो जाए, और वो हो गया था एक्चुअली रिकमेंड। उसकी भी अच्छा, तुमसे तो पहले आ जाएगा उसका एपिसोड। तो इस बार ये तो नेवल एकेडमी ने मतलब गजब का वो कर दिया। मेरे साथ तो मतलब कितने बच्चे हैं रिकमेंडेड सारे ने, क्योंकि अभी नेवी नगर गया था ना मैं, तो तुमसे बात हुई थी उस टाइम पे कि तुम भी वहाँ, कब तक तुम थे? कुछ दिन तो थे ना वहाँ पे? सर मैं 3 साल था वहाँ पर। 3 साल
नेवी नगर में? नेवी नगर में। तो देख लो, नेवी नगर के 3 बच्चों को तो मैंने लिया और ये भी भाई वहीं से लिंक करता है। तो इस बार नेवी के बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन, ये हर साल कुछ ना कुछ आता है। पिछले साल मेरे एयरफोर्स के बहुत ज़्यादा थे, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन हो रहा है। चलो बढ़िया है, हर फोर्सेज में कुछ कुछ लोग जाते रहे। अच्छा नेवी का बैकग्राउंड है वैसे? हाँ हाँ तो, सर। तो ये भी बहुत फैमिली, क्योंकि एक्चुअली प्रॉपर फतह करते हैं, तुम्हारे घर जाते सब कुछ वैसे पता लग जाता है। थोड़ा सा तुम्हें खुद बताना पड़ेगा कि क्या बैकग्राउंड है। तो एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा ही डिफेंस बैकग्राउंड है, नेवल बैकग्राउंड। मेरे दादा, नाना, मामा, पापा, मेरे पापा के चाचा सब नेवी में ही हैं। तो बट फैमिली में कोई ऑफिसर नहीं है। हाँ, ऑनरी ऑफिसर्स बने हुए हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे चलो ऑनरी ऑफिसर बन गए, बट फिर ऐसे प्रॉपर ऑफिसर कोई नहीं है। तो फर्स्ट मैं ही हूँ बनने वाला हूँ। बहुत बढ़िया भाई। मतलब ये प्राउड मोमेंट है सभी के लिए। हाँ सर, बहुत। कि मतलब जब इतनी लंबी चौड़ी चेन है और फिर एक बच्चा निकल आया जो ऑफिसर बन के जाए, तो अलग ही लेवल के। पापा भी सर्विंग है? हाँ सर। तो मतलब ये तो मतलब इससे बड़ी मुझे लगता नहीं कि पेरेंट के लिए कोई बात हो सकती है कि सेम फील्ड में बच्चा अगर उनसे ऊपर आ जाए ना, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। तो भाई जैसे तुम्हारी फैमिली वाले प्राउड फील करते हैं, मैं प्राउड फील करता हूँ कि चलो अल्टीमेटली एक लेवल आपने अप कर दिया और कई पीढ़ियाँ सुधर जाती है। देखो, एक जब अफसर बनता है ना, पहली 2-3 चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, लगभग हर वीडियो में बोल देता हूँ कि जब एक बंदा अफसर बन रहा है ना, पहली बात तो उस अकेले की मेहनत नहीं होती। पूरी फैमिली की स्ट्रगल होती है। ठीक है, वो मतलब वो फेस बस एक होता है। तो आज फेस गौरव है, लेकिन इसकी पूरी फैमिली ने सपोर्ट करा, तब गौरव निकल कर आया। ठीक है, इसलिए आज प्राउड भी वही लोग सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, और दूसरा जो इसके अंदर क्वालिटीज मतलब आपको खुद ही दिख रही है ना, मतलब ऐसा तो है नहीं, खुद ही दिख गई, रिकमेंडेड कैंडिडेट है, लेकिन क्यों है वो जरूरी है ना। आप लोग क्या सोचते हो कि भाई रिकमेंड हो गया है तो बहुत ही कुछ अलग बंदा है। मेरा हमेशा कहना है कि बंदे नॉर्मल ही होते हैं। अभी हम वहाँ दिल्ली वाले इवेंट में था, तो इसको बुलाया था मैंने वहाँ पे। जब तक मास्क ला के बैठा हुआ था, मैंने बच्चों को बताया नहीं था कि रिकमेंडेड कैंडिडेट है, किसी को पता थोड़ी ना था कि भाई कौन है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन पॉइंट इज कि आप खुद को कितना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आपकी चाहे रिटर्न की स्ट्रेटेजी हो, चाहे एसएसबी की स्ट्रेटेजी, उसकी स्ट्रेटेजी मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लगी है भाई। स्ट्रेस था, स्ट्रेस के रहते हुए बंदे ने मैनेज करा, रिटर्न क्लियर निकाला। और रिटर्न की जब तैयारी करा, जब भी इसको ये बताता है एग्जैक्टली किस चीज़ पे काम करना है। आज के टाइम बच्चा क्या हो रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हमने चालू तो करवा दी है, इतना ज़्यादा हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत बार बच्चा टीचर की भक्ति करता है। मतलब अगर सुमित सर की कोई क्लास है तो देखनी है। अरे सुमित सर की क्लास तब देखो जब आपको उस सब्जेक्ट की उतनी नीड हो, वरना आपका मैथ कमजोर है तो मैथ देखो, आपका मैथ ठीक है, जीएटी मार्क्स रखने हैं तो जीएटी मार्क्स देखो। एक्चुअल वही बच्चा सेलेक्ट हो पाता है। आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है और टीचर भी खुद सिलेक्शन से होता है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, देखो कहाँ कमियां हैं, उसको सुधारो, नहीं सुधर रही दोबारा सुधारो, एक अटेम्प्ट में फेल हुआ अगले अटेम्प्ट में कोशिश करो, बट अल्टीमेटली करो और करते रहोगे, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक ये और, क्या तुमने फिर मतलब कॉलेज में जा रहे हो, क्या सिस्टम है? हाँ सर, अभी मतलब मैंने ले लिया था कॉलेज में एडमिशन, क्योंकि ये जो फील्ड है वो बहुत अनसर्टेन है, कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है। इतना बड़ा पहले रिकमेंड हो, मतलब पहले तो स्क्रीनिंग हो, रिटर्न क्लियर किया, स्क्रीनिंग हो, फिर रिकमेंड हो, फिर मेडिकल, फिर मेरिट, तो बहुत अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए एक बैकअप जरूरी था। ये नहीं होता तो मैं सीडीएस के थ्रू आता, बट आता जरूर नहीं। तो भाई देख लो, ये देख लो ना। अच्छा, एक जो बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। ऐसा नहीं कि ड्रॉप लेके बच्चे नहीं निकल रहा है, बहुत बच्चा निकल रहा है। मुझे लगता है एक जो थोड़ा सा ड्रॉबैक रह जाता है वो सबसे बड़ा ये है कि सीडीएस के 2 अटेम्प्ट कम हो गए। हाँ सर, ये भी तो बात है। सीडीएस के 2 अटेम्प्ट भी तो कम हो जाते हैं। तो देखो ये सब चीजें हैं, एक कैलकुलेटेड वो लो कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। और कॉलेज में चले गए, तुम्हारे तो कोरोना ही चल रहा हो कॉलेज में पूरा। हाँ सर, तो मैं तो लिटरली एक बार गया हूँ कॉलेज, बस उसके बाद गया ही नहीं। देखो, अगर एडमिशन लो ना, तुम्हारा फोकस एनडी होना चाहिए एटलीस्ट, जब तक तुम्हारे अटेम्प्ट बचे हैं तब तक, वरना तो फिर कॉलेज जाके उस दुनिया में बह जाओगे और फिर कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखो। इतना कुछ मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट को ला रहा हूँ, हर बंदे की अपनी अलग स्टोरी है। आप हर बंदे में से कुछ देखते होगे, अपने साथ सिमिलर कुछ देखते होगे, सीखते रहो, देखते रहो। और मैं चाहता हूँ आप भी, जैसे आज गौरव यहाँ आया है, आप भी आओ भाई। ठीक है, और बस एक मुझे तो मेरा टारगेट है कि मुझे तो रिकॉर्ड बनाना है कि भाई इतने बच्चे सुमित सर के हैं। ठीक है, अभी मैं एनडीए जाऊँगा एक बार घूमने के लिए, तो वही बच्चों से मिलने जाना है मुझे। हाँ, ठीक है, कि भाई कितने लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब मुझे लगा मैंने कुछ अचीव करा है उनको देख के वहाँ पे। ठीक है, तो बस, या और कुछ भी कुछ लगता है तुम्हें, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि बताना हो, या सब हो गया है कुछ? ठीक है, तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो,
मुझे पता है आप सेलेक्ट हो जाओगे, बस ये मत देखना कभी भी कि कितने सारे लाखों बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में ये वो। मैं भी सोचता था कि सुमित सर से पता नहीं कितने हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव क्लास में, इतने ये वो, बट एक चीज़ पता था मुझे कि कभी ना कभी सर से आऊँगा, मिलूँगा। और मैंने एक्चुअली यही सोचा था कि मैं इसी स्टूडियो में आके मिलूँगा, क्योंकि मैंने देखा था कि कौस्तभ श्रीवास्तव जो आया था वो यहाँ पर पढ़ा रहा था। हाँ, तो मैंने उसकी क्लासेस भी की थी, मतलब वो रिविजन के लिए। तो मैं सोचा था यार कभी ना कभी तो सर के स्टूडियो में जाऊँगा। तो तुम जो सोचते हो वो हो जाएगा, बस स्टेप बाय स्टेप काम करते रहो। ये मत देखो कि आसपास वाले का हो रहा है या आसपास वाले की कितनी प्रिपरेशन हो गई। अपने ऊपर फोकस करो, काम करते रहो और रिजल्ट आ जाएगा। पेशेंस रखो, हार्डवर्क करते रहो, हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन भाई। ये इन मोटिवेटिंग, मतलब इन मोटिवेशनल लाइंस के साथ ही इस एपिसोड को ख़त्म भी करेंगे। बहुत अच्छा लगा गौरव यार तुमसे मिलके, काफ़ी मतलब मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल है। बहुत जब भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं मैं गौरव से अक्सर बात करता हूँ। तो एक अच्छी एनालिसिस भाई ने करी है, और अब यही एनालिसिस अपने यही स्किल्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नेवी में यूज़ करोगे और देश का नाम रोशन करोगे। हाँ सर। नहीं, चलो भाई, थैंक यू सो मच है सबको, एंड जय हिंद।